हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु और आप मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रिएटर पे। लास्ट क्लास में हमने पॉवर्टी तक पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम कि नेशनल इनकम क्या होती है। तो नेशनल इनकम का मतलब होता है इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब होता है हमारे कंट्री में या किसी भी कंट्री में किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है उस कंट्री के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। प्रोडक्शन या फिर सेवाओं के अंतिम मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। कहने का मतलब होता है लेट सपोज ये कंट्री है, इस कंट्री के अंदर जितने भी प्रोडक्शन होगा या सर्विस होगा और उसको प्रोडक्शन सर्विस करने के बाद में हम कंज्यूम कर लेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा, यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम के अंदर काउंट किया जाता है। अब बात करेंगे हम कि साइमन कुजनर नाम के एक व्यक्ति थे जो कि सबसे पहले वही लेके आए थे नेशनल इनकम अकाउंटिंग, वही लेकर आए थे। तो इनको इसलिए बोला जाता है फादर ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इनका नाम है साइमन कुजनेट। अब बात करेंगे जो इकोनॉमिक में जो 3 तरीके से काम किया जाता है, पहला प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर कंजप्शन। पहले हम प्रोड्यूस करते हैं, हम कुछ भी चीज़ पहले प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद हमको बांट देंगे, बांटने के बाद उसको हम कंज्यूम कर लेंगे। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की बात करें तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन 2 तरीके से होती है। पहला होता है हमारा हाउस होल्ड और दूसरा होता है हमारा बिजनेस हाउसेस। अगर हम बात करें तो हाउस होल्ड का मतलब घरेलू, हमारे पास क्या क्या होता है, हमारे पास ज़मीन होती है, लेबर होता है काम करने के लिए, कैपिटल भी होता है और एंटरप्रेन्योर। कहने का मतलब होता है कि जैसे बिजनेस जो व्यक्ति होते हैं जो बिजनेस डालते हैं अपना, उनको चाहिए होता है लैंड। तो लैंड क्या करते हैं, वो हाउस होल्ड से लैंड ले लेते हैं, हम जैसे लोगों से लैंड ले लेते हैं, हम जैसे लोगों से लैंड ले लेते हैं, उसके बाद हमको क्या देते हैं, रेंट देते हैं बदले में। और हमसे क्या लेते हैं, लेबर, हम लोग उन काम करते हैं, हमको क्या देते हैं बदले में, वेजेस देते हैं। और हम अपनी पूंजी उन पे लगाते हैं, उनके बिजनेस में लगाते हैं, तो बदले में वो हमको क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, ब्याज देते हैं। और एंटरप्रेन्योर मतलब कहने का मतलब होता है हमको वो उसमें प्रॉफिट देते हैं, प्रॉफिट जो उनका प्रॉफिट होता है उसमें हमको क्या देते हैं, वो उनका लाभ हमको देते हैं। अब अगर मैं बात करूं, अगर हम लैंड देंगे तो लैंड से वो अपना कोई चीज़ उसमें उगाएंगे। दूसरी बात अगर मैं यहाँ बात करूँ बिजनेस हाउसेस की, तो बिजनेस हाउसेस में क्या होता है हमारा कि पहले बात करें क्वासी, यहाँ पे क्या होता है टेम्परेरी इनकम रिसीव बाय ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे क्या होता है क्लासिकल अप्रोच में क्या बोलते हैं, रेंट पेमेंट डन रिसीव्ड लैंड। मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो मॉडर्न में कहता है रेंट पेमेंट डन रिसीव्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ एनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या मतलब यहाँ पर होता है कि ये बिजनेस होते हैं, बिजनेस वाले जो बिजनेस करते हैं ये क्या करते हैं अपना, ये इनको फैक्टर ऑफ पेमेंट कारकों का भुगतान करना होता है, इनको जो प्रोडक्शन करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम बात करूँ एंटरप्रेन्योर्स की तो ये क्या होता है, इनका फंक्शंस क्या होता है, ये आइडिया करते हैं, आइडिया प्रोडक्शन का प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट करते हैं, उसका रिस्क लेते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। अब फाइनेंशियल इंटरमीडिएट कौन से होते हैं जो ये सब काम करते हैं, ये सब जो इनके बीच में कौन होता है, हम जमीन देंगे, रेंट देंगे, इनके भी लीगल डॉक्यूमेंट क्या होगा, ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी होते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी कौन होता है, बैंक, NBFC, ये चीज़ें होती हैं जो कि ये ट्रांजेक्शन करती हैं, ये सब चीज़ें। अगर मैं बात करूँ कैपिटल तो उसमें 2 तरीके कैपिटल लगता है, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल तो वो हो गया जो एक बार पूंजी लगा दिया, 30 लाख रुपये कैपिटल इन्वेस्ट कर दी थी, एक बार पैसा लगा दिया। वर्किंग कैपिटल जो डेली काम में लाना पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रिसिटी बिल हर बार काम पे लाना पड़ेगा, फिक्स कैपिटल नहीं होता। अब क्लासिकल मॉडर्न की बात करूँ तो क्लासिकल मॉडर्न में क्या होता है कि क्लासिकल में नो एक्सचेंज और मॉडर्न में एक्सचेंज। कहने का मतलब होता है, अगर मैं क्लासिकल की बात करूँ, रेंट पेमेंट डन रिसीव्ड, कहने का मतलब होता है ये क्लासिकल है। यहाँ पर क्या होता है, ये हम लैंड देंगे, रेंट देंगे, क्लासिकल है, क्लासिकल चीज़ें। अगर मैं बात करूँ कैपिटल की, कैपिटल में क्या होता है, हमारा पार्ट होता है वेल्थ का, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रोडक्टिविटी, और वेल्थ में क्या होता है टोटल मनी। कहने का मतलब होता है कि वेल्थ का मतलब होता है जिसमें सब कुछ हमारे जितने पैसा, रुपया, धन, जितना भी हमारे पास कागज के तौर में भी हो, प्रॉपर्टी, जितना भी कैश, हार्ड कैश, नॉन कैश, स्टॉक, इस वेल्थ में आता है। उसमें से अगर कैपिटल की बात करूँ, कैपिटल क्या होता है, ये किस्सा होता है वेल्थ का जिसमें हम प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे।
हम बात करेंगे हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच में क्या था, 1868 में क्या होता है, एक बुक आई जिसका नाम क्या था, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। उनको लिखने वाले उसमें क्या था, उनमें एक व्यक्ति जिसका नाम था, किन्होंने लिखा था, दादा भाई नौरोजी। ये उनको ऑथर थे जिन्होंने बुक ली थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। इनके ऑथर कौन थे, दादा भाई नौरोजी। उन्होंने किसी चीज को डिस्कस किया था, पर कैपिटा इनकम, नॉन साइंटिफिक मेथड। कहने मतलब होता है जो पर कैपिटा इनकम थी उन्होंने कैलकुलेट किया था 20 रुपये, ये होनी चाहिए, ये आई थी उस समय। लोगों की पर कैपिटा इनकम कितनी थी, 20 रुपये। लेकिन कोई साइंटिफिक कोई मेथड नहीं था, उन्होंने अपने आप जाके लोगों से पूछ के कैलकुलेट कर ली थी। अब अगर मैं बात करूँ इंडिया में फादर ऑफ नेशनल इनकम कौन था, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। फादर ऑफ नेशनल इनकम कौन था, फादर ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया कौन था, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने क्या करा था कि बाद में क्या हुआ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस आया जो ये कैलकुलेट करने लग गया। अब क्या कैलकुलेट करने लग गया, नेशनल इनकम। 1950 में क्या आया, ये सारी चीज़ें 1950 में किसके अंडर में आ गई, NSSO के अंडर, किस में आ गई, POSPI के अंडर में आ गई। अगर मैं बात करूँ 1930 में क्या हुआ, साइमन कुजनेटाइव, उन्होंने GDP को एलेबोरेट किया। उन्होंने बुक लिखी नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जिसके ऑथर कौन थे, डॉक्टर VVRV राव। कोई उन्होंने साइंटिफिक मेथड के बारे में बताया, उसने 30 रुपये पर कैपिटा इनकम के बारे में बताया, उस समय ये थी। अब 1949 में क्या है, नेशनल इनकम कमेटी बनी, उसके चेयरमैन कौन थे, PC मालोनोबिस थे। उसके मेंबर कौन थे, 2 मेंबर थे उसमें, पहला था डॉक्टर VKRV राव, दूसरा था प्रोफेसर गडोगिल। अगर मैं बात करूं अब थिंग्स नॉट इंक्लूडेड, जो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में कैलकुलेट नहीं किया जाती। पहला था इंटरमीडिएट गुड्स, दूसरा है स्टॉक अर्निंग। इंटरमीडिएट गुड्स जो बीच में वस्तु होती है वो नहीं करी जाती। स्टॉक मार्केटिंग, बाथिंग, गैम्बलिंग, जुआ, ये सब नहीं करी जाती। हाउसिंग कंट्रीब्यूटर हाउस होल्ड, जो घरेलू महिलाएं होती हैं, घर में काम करती हैं, उनको नेशनल इनकम अकाउंट में नहीं लिया जाता, क्योंकि वो तो घर में काम कर रही हैं, वो तो कुछ कमाने जाने थी। अब ब्लैक मनी, जो ऐसा मनी जो कि हमें पता ही नहीं है, सेविंग जब सेव कर लेते, खर्चा नहीं कर रहे तो नेशनल अकाउंट में आएगा नहीं वो। अगर बात करें नेशनल अकाउंटिंग मेथड, नेशनल इनकम अकाउंटिंग मेथड की, तो 3 मेथड है। पहला इनकम, दूसरा एक्सपेंडिचर, तीसरा है प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट सेल या फिर सेल वैल्यू मेथड, एडेड मेथड। अगर मैं बात करूं इनकम मेथड की, इनकम मेथड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर फॉर्मूला होता है कि जो किराया, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इनकी बात की जाती है। कहने का मतलब होता है इनकम। नेशनल इनकम में क्या होगा, फैक्टर पेमेंट टोटल इज इनकम फॉर कंट्री। कहने का मतलब होता है जो हम पेमेंट करते हैं वो हमारे क्या होता है, नेशनल इनकम में आता है। जैसे रेंट हम पेमेंट कर रहे हैं, वेजेस देते हैं लोगों को, इंटरेस्ट देते हैं, प्रॉफिट देता है, ये सब किस में आता है, आता है नेशनल इनकम में। एक्सपेंडिचर की बात करें, खर्चे की बात करेंगे, कंजप्शन प्राइवेट सेक्टर जो करते हैं, गवर्नमेंट खर्चे करती है, कंजप्शन करती है प्राइवेट, खर्चे करती है गवर्नमेंट, प्लस में जो हम इन्वेस्ट कर देते हैं वो, और साथ में जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो सब हमारे खर्चे हैं। ये इंक्लूड होता है प्रोडक्टिविटी में, माइनस जो हमको वहाँ से आ रहा है। ये सब जानने के बाद में चीज़ें हमारी आ रही है खर्चे में आ गया। C प्लस I प्लस G प्लस में NX। NX का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, जो हमने एक्सपोर्ट किया माइनस इम्पोर्ट, जो नेट एक्सपोर्ट ऐसे आता है। अब प्रोडक्शन सेल्स वैल्यू एडेड मेथड में क्या आता है, जो सम और टोटल से जितने हम टोटल सेल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट सेल्स वैल्यू एडेड मेथड। फॉर एग्जांपल, किसान ने क्या करा, गेहूं बेचा 10 रुपये का, ठीक है, आगे 10 रुपये। अब वो मिल में गया, मिल वाले ने गेहूं बेचा 20 का, ठीक है, ये हो गया 10 रुपये यहाँ पे ऐड हो गए। बेकरी वाले ने ब्रेड बना के बेचा 10 का, होलसेल वाले ने ब्रेड बेच दिया 40 रुपये का, रिटेल वाले ने ब्रेड बेच दिया 50 रुपये का। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अब यहाँ पर खुद देख सकते हैं, पहले ने 10 का बेचा, फिर यहाँ पे 20 ने बेचा, 10 रुपये एक्स्ट्रा बेच दिया, फिर 30 ने बेच दिया, एक्स्ट्रा बेच दिया, इधर एक्स्ट्रा, यहाँ पे 50 रुपये आ गए। अब वैल्यू एडेड का मतलब क्या है, कितने वैल्यू ऐड होते गए। पहले 10 का बेचा,
फिर यहाँ पे इसने 10 का बेच दिया, यहाँ 20 का बेच दिया, 10 ऐड करके इसने 20 का बेच दिया, फिर 10 ऐड करके 30 का बेच दिया, फिर 10 ऐड करके 40 का बेच दिया, 10 ऐड करके 50 का बेच दिया। कितने ऐड हो गए? 50 रुपये ऐड हो गए। अब नेट इनकम की बात करूँ, नेट इनकम कैसा है हमारे पास, जो हमने प्राइमरी सेक्टर जो कंट्रीब्यूट कर रहा था वो, साथ में जो सेकेंडरी और ट्रेजरी, तीनों को मिला के नेशनल इनकम बनेगा। तीनों सेक्टर ने तो यहाँ पर करा भाई, गेहूं पहले बनाया किसान ने, तो मिल में पहुंचाया ट्रांसपोर्ट के थ्रू, मिल वाले ने वो। अब प्राइमरी क्या हो गया? प्राइमरी सेक्टर तो वो हो गया गेहूं प्रेजेंट वाला जो किसान कर रहे हैं। सेकेंडरी कौन सा हो गया? सेकेंडरी हो गया जो ट्रांसपोर्ट के थ्रू इधर आ गया। अब ट्रेजरी कौन सा आ गया? ट्रेजरी कौन सा आ गया? ये बेकरी, ये सब आ गया ट्रेजरी में। अब बात करेंगे नेशनल इनकम इंडिसेस की। अगर मैं बात करूं ग्रोस यानी कि सकल, ग्रोस के अंदर क्या होता है? जो नया प्रोडक्ट बनता है, नई वस्तु की कीमतें, जो नए वस्तु की कीमत है उसको बोलते हैं सकल। व्हेन द प्रोडक्ट इज यूज देन टेस्ट एज ऑफ प्रोडक्ट आल्सो डिक्रीज, दैट्स वाई प्राइस ऑफ प्रोडक्ट आल्सो डिक्रीज। कहने का मतलब होता है जब कहने मतलब जब किसी चीज़ का हम कंजम्पशन करते हैं, खाते हैं, उस चीज़ को कंज्यूम करते हैं, उपयोग में लाते हैं, तो उस वस्तु की कीमत घटने लग जाती है, तो डेप्रिसिएशन होने आती है। अब अगर बाइक ले ली, बाइक लेने के बाद में हमने को 1 साल यूज़ किया, तो पहले बाइक की कीमत थी 1 लाख रुपये, अब उसकी कीमत होगी 80,000, फिर कीमत होगी 70,000, फिर होगी 60,000। डेप्रिसिएशन होता गया। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है हर साल उसकी वैल्यू घटते रहना, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, उसकी वैल्यू घटती है, उसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन हो गया। अब ये तो बात होगी सकल की। अब ग्रोस, अब यहाँ पे बात करेंगे नेट। नेट का मतलब होता है जो ओल्ड प्राइस, पुराना प्राइस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेट प्राइस। अब लेट्स सपोज ग्रोस, ग्रोस का मतलब क्या हो गया? जो नया प्रोडक्ट, उसमें हमने जो चीज़ डेप्रिसिएशन हमने कर दिया, घटा दिया, उसका बचा आ गया क्या? उसके बाद में उसकी कीमत आ गई कि नेट, यानी कि द प्राइस ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट नॉन एज द नेट, नेट प्राइस आ गया। कहने मतलब होता कि लेट्स सपोज पहले कार की कीमत थी 1 लाख, 1 लाख थी। अब उसके ऊपर हर साल यूज़ कर रहे हैं, उसमें अगले 1 लाख थी, अब अगले साल उसकी कीमत हो गई 90,000 बच गई, 90 के 90,000 बच गई, तो यानी कितने % डेप्रिसिएशन लग गया? 10,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। तो अब इसका क्या आ गया? नेट आ गया, इसका बोलेंगे नेट आ गया। अब अगर नेट निकालना होगा, ये GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, पहले तो ये था, उस समय ये था, अब डेप्रिसिएशन लग गया, नेट NDP आ गया, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP को बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, NDP को बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये आ गया। उसी तरीके से अगर नेट में अगर हम डेप्रिसिएशन जोड़ दें तो पुराने वाले का आ जाएगा। अगर हम बात करें अब डोमेस्टिक की, तो डोमेस्टिक में क्या होता है? द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन एक कंट्री के अंदर, जैसे इंडिया के अंदर जो भी चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे, बना रहे हैं, गुड्स और सर्विस, उसको क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक। Besides the domestic products, some domestic products also produced abroad, and some foreign products also produced in domestic country it is added। कहने का मतलब क्या होता है? जो हमारे विदेश से जो हमारा आ रहा है, विदेश के लोग, यहाँ के लोग हमारे विदेश में काम कर रहे हैं, तो पैसा हमको भेज रहे हैं, तो हमारे लिए डोमेस्टिक होगा। इन दोनों, अब डोमेस्टिक वालों को जोड़ लेंगे, और जो बाहर से हमारी जो पेमेंट आ रही है, जो उनको बाहर से पैसा आ रहा है, वो भी तो हमारे लोग तो बाहर काम कर रहे हैं, तो बाहर से पैसा आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा? तो बाहर के लोग जो हम कंट्री के अंदर जो बना रहे हैं हम, वो, और जो बाहर से हमारा पैसा आ रहा है वो नेशनल के अंदर हो गया, बाहर के अंदर काउंट हो गया। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये तो आ गया नेशनल के। हम नेट की बात करें, नेट की, जो इनकम आ रही है हमारे अब्रोड से, और जो इनकम दे रहे हैं अब्रोड में, पैसा हमारा विदेश से आया, हमने जो हम विदेशियों को जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, विदेशियों को पैसा दे रहे हैं, तो हमारा क्या बनेगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। हमारे तब विदेश से पैसा बना है, इसको बोलेंगे नेशनल इनकम। अब G मतलब ग्रोस, N मतलब नेट, D मतलब डोमेस्टिक, N मतलब डोमेस्टिक, N मतलब नेशनल, P मतलब प्रोडक्ट। अब अगर मैं GDP को अगर NDP में कन्वर्ट करना है, तो उसमें डेप्रिसिएशन घटा दूंगा। अगर GDP निकालना है तो डेप्रिसिएशन प्लस करना होगा, डेप्रिसिएशन निकालना है तो दोनों घटा दूंगा।
बात करेंगे प्रोडक्शन की, सॉरी प्राइस की। दो तरीके की प्राइस होती है। पहला होता है फैक्टर प्राइस, दूसरा होता है मार्केट प्राइस। फैक्टर प्राइस फैक्टर के उसमें देखते हैं, मार्केट के उसमें देखते हैं। अब मार्केट की बात करूं, हम मार्केट में क्या कहते हैं, हमारे पास डायरेक्ट टैक्स नहीं लगता, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। तो इस तरीके से ये हो गया। तो आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आएगी। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु और आप मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रिएटर में। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था नेशनल इनकम और आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक। ये यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स, ये यूपी पीजीटी टीजीटी इकोनॉमिक्स की लास्ट क्लास है। इसके बाद सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना होगा स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। स्टैटिस्टिक का मतलब होता है कि डील करता है, मैथमेटिक्स डील करता है किसके साथ, कलेक्ट करता है डाटा, एनालाइज करता है, रिप्रेजेंटेशन करता है और इंटरप्रिटेशन करता है डाटा का। कहने का मतलब ये होता है यहाँ पर कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विथ कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। यहाँ पे ब्रांच होता है किसका, मैथ का। यानी कि मैथ में जो क्या करता है, कलेक्ट करता है डाटा को, एनालाइज करता है, प्रेजेंटेशन करता है और इंटरप्रिटेशन के कंक्लूजन निकालता है, इंटरप्रेट करता है। उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक। अब जो डेटा होता है वो हमारा दो तरीके का होता है। पहला होता है क्वांटिटेटिव डेटा, दूसरा होता है क्वालिटेटिव डेटा। अगर हम क्वांटिटेटिव डेटा की बात करें तो क्वांटिटेटिव डेटा में क्या होता है, ये यूज़ होता है स्टैटिस्टिक के लिए। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, मात्रा की बात करेंगे। जैसे प्राइस की, जिसकी क्वांटिटी कितनी है, प्राइस कितनी है, हाइट कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, वेट कितना है, उसका पॉपुलेशन कितना है। यानी कि ये एक न्यूमेरिकल टर्म में होता है, न्यूमेरिकल टर्म में। लाइक न्यूमेरिकल टर्म का मतलब क्या होगा, 5, 10, 1000, 1,00,000, इन टर्म में होता है, न्यूमेरिकल टर्म में होता है। उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक के टर्म में यूज़ होता है, स्टैटिस्टिक में होता है क्वांटिटी का मतलब। अगर हम बात करें क्वालिटेटिव की, तो क्वालिटेटिव ये यूज़ नहीं होता स्टैटिस्टिक में। जैसे कलर हमारा कलर कैसा हो गया, फेयर कलर, ये सब चीज़ों की बात करेंगे तो आता है क्वालिटेटिव डाटा में। अब हम बात करेंगे कितने होते हैं फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक, कितने स्टैटिस्टिक होते हैं। स्टैटिस्टिक इन प्लूरल फॉर्म, स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर फॉर्म। अगर हम सिंगुलर फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, इट रेफर्स टू साइंस ऑफ कलेक्शन, एनालिसिस, रिप्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। यहाँ पर कहने का मतलब ये होता है कि ये रेफर करता है, साइंस कलेक्ट करता है, कलेक्शन होता है डेटा का। सिंगुलर फॉर्म की बात कर रहे हैं, सिंगुलर फॉर्म का मतलब ये होता है हमारा, सिंगुलर फॉर्म को मतलब यहाँ पर क्या होता है कि किसी नॉर्मल एक चीज़ की बात कर रहे हो, नॉर्मल टर्म में कर लेगा, एनालिसिस करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इंटरप्रिटेशन दे देंगे। ये प्लूरल की बात करूँ तो ये पर्टिकुलर फील्ड, किसी एक फील्ड के बारे में बात करेगा, ये किसी एक फील्ड के बारे में बात नहीं करेगा, ये किसी भी चीज़ के बारे में बात करेगा। ये पर्टिकुलर फील्ड का मतलब जैसे क्या हो गया कि जैसे लेट सपोज कि ओनली इकोनॉमिक्स में कितने बच्चे पढ़ते हैं, उनका स्कोर क्या है, सिर्फ पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर सिंगुलर की बात करें कि यहाँ पे हम बात करेंगे पूरे बीए क्लास में कितने बच्चे हैं, इसके बाद का मतलब ये होगा। यहीं पर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक का, तो एग्रीगेट फैक्ट्स में होता है, कंपेयर कर सकते हैं हम किसको, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हम कंपेयर कर सकते हैं, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, फिर डिटरमाइन कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। अभी का देखकर हम फ्यूचर का फोकस कर सकते हैं, फ्यूचर में फोकस कर सकते हैं कि अभी हमारे पास ये है तो फ्यूचर में पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इट शुड बी कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर, सिस्टमेटिक तरीके से कर सकते हैं। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, कहने मतलब होता है सिस्टमेटिक। पहले 1 नंबर आएगा, फिर 2 नंबर आएगा, फिर 3 नंबर आएगा, फिर 4 नंबर आएगा, इस तरीके से बात करेंगे हम। बात करें लिमिटेशन क्या होती है स्टैटिस्टिक की, यहाँ पर लिमिटेशन इस तरीके से होती हैं। ये एक मास वैल्यू होती है, ये यहाँ पर कहने होता है मास वैल्यू में हो सकती है, ये एक अकेले की तरह, एक अकेले में नहीं कर सकते हम। ये मास में किया जाता है, और बल्क मतलब यहाँ पे कहना मतलब तो सबका निकाल के किया जाता है, एग्रीगेट किया जाता है, मास वैल्यू में, ज़्यादा वैल्यू में किया जाता है इसको, या इंडिविजुअल फैक्ट्स में नहीं किया जाता। यहीं पर ये क्वांटिटेटिव डाटा होता है, ना कि क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब मैंने बताया आपको न्यूमेरिकल, जैसे 5, 15, 1,00,000, 10,00,000। क्वांटिटेटिव में नहीं होता, क्वालिटेटिव में नहीं, क्वालिटेटिव मतलब कलर वलर इन सब चीज़ में नहीं होता।
इन सब चीज़ों में नहीं होता। ये उसी में होता है क्वांटिटी में, मात्रा में होता है, नंबर में होता है, न्यूमेरिकल में होता है, नंबर में। इट इज करेक्टली ऑन अ एवरेज बट नॉट अ इंडिविजुअल, यानी एवरेज में होता है ना कि इंडिविजुअल में नहीं होता। औसत निकलता है इससे, औसत की जानकारी मिलेगी लेकिन एक की नहीं मिलेगी। ये होमोजीनियस ग्रुप ऑफ डेटा होता है। यहाँ पे कहने का मतलब होता है कि लेट सपोज हम किसी कैटेगरी को ले लेंगे, फिर उसकी सब कैटेगरी, लेट सपोज हमने कैटेगरी सेक्स माना कि मेल फीमेल दोनों लिया। अब इन दोनों की एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, एजुकेटेड कितने, अनएजुकेटेड कितने, इसमें इस तरीके से हम बात करेंगे, पर्टिकुलर डेटा के बारे में बात करेंगे। होमोजीनियस ग्रुप ऑफ डेटा का मतलब होता है कि एक कैटेगरी ले लिया, उसकी सब कैटेगरी, फिर उसकी सब कैटेगरी, इस तरीके से बात करेंगे। अब सोर्स क्या होते हैं डेटा के? सोर्स होते हैं डेटा के दो तरीके के, एक तो इंटरनल सोर्स, दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्स। दो तरीके के डेटा होते हैं, पहला ये और दूसरा ये, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स। अगर हम इंटरनल सोर्स के बारे में बात करें तो इंटरनल सोर्स में क्या आता है? इट इज अबाउट कलेक्शन ऑफ डेटा इज इन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स। इंटरनल का मतलब ये होता है कि जब हम क्या करते हैं कि इंटरनली लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से ले लेते हैं डायरेक्ट। जैसे सपोज कि कहीं पर डेटा पहले से अवेलेबल है और वहां से हमने डेटा ले लिया, तो उसका बोलेंगे इंटरनल। जो पहले से रिकॉर्डेड है डेटा, उसके बारे में बात करेंगे। लेट सपोज जैसे एग्जांपल की तरह बजट, लास्ट ईयर का बजट हमें पता ही है, ये इंटरनल है, ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है। इसको एनालाइज कर लिया हमने, एनालाइज कर लिया, इसको समझ लिया कि क्या क्या चीज़ें हमारी हुई है लास्ट ईयर में, उसके थ्रू हमने प्रेजेंट कर दिया इस बार का डेटा। यहाँ पे एग्जांपल, प्रिंसिपल स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यहीं पर अगर हम बात करें एक्सटर्नल सोर्स की, एक्सटर्नल सोर्स में क्या होता है? आउटसाइड्स की बात करें, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, जो पहले से अवेलेबल नहीं है। जैसे इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर पर्सन, जो विजिट करते हैं, कहने मतलब होता है रिसर्च करते हैं, विजिट करते हैं। लेट सपोज इंटरनल में क्या होता है? पहले से डेटा अवेलेबल होता है, एक्सटर्नल में अवेलेबल नहीं होता, हमको जाना पड़ता है खुद कलेक्ट करने के लिए डेटा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल सोर्स। कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट सेल्स और गवर्नमेंट्स फ्रॉम गारमेंट मैन्युफैक्चर, कहने मतलब है कि हम देखेंगे कि गारमेंट मैन्युफैक्चर में कितनी सेल्स हो रही हैं। अब यहाँ बात करेंगे एक्सटर्नल सोर्स में क्या होता है? प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करेंगे। अब एक्सटर्नल सोर्स में प्राइमरी की बात करें और सेकेंडरी की बात करें, प्राइमरी में क्या होता है कि सेल्फ कलेक्शन होता है, हम खुद जाके डाटा ले रहे हो। जैसे जीडीपी, स्टडी बाय योरसेल्फ, हम जीडीपी में फाइनेंस मिनिस्टर, यहाँ पर क्या होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो खुद स्टडी करते हैं, प्राइमरी डेटा में सेल्फ कलेक्ट करते हैं डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है? कलेक्शन डेटा विद द हेल्प ऑफ एजेंट्स एंड एजेंसीज। कहने का मतलब होता है यहाँ पर कि ऐसे डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं किसके? एजेंसी के थ्रू, या कोई चीज़ हायर कर लेते उसके थ्रू। जैसे गवर्नमेंट हायर कर लेती है, ठीक है, प्राइवेट एजेंसीज को, और वो प्राइवेट एजेंसीज को वर्ल्ड बैंक से वो डेटा ले लेती है, IMF से डेटा ले लेती है। तो ये वर्ल्ड बैंक, IMF, क्रिस्टल्स, ये सारे क्या हो गए? ये हमारे क्या हो गए? प्राइवेट एजेंसीज हो गई। इनसे हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। दो तरीके के सोर्स होते हैं, पब्लिश, अनपब्लिश। ऐसे डेटा जो पब्लिश होते हैं, जो कलेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, वो हम पब्लिश करते हैं। ऑफिशियल पब्लिकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिश करती है पब्लिकेशन सेमी गवर्नमेंट स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेमी गवर्नमेंट भी पब्लिश करती है अपने डेटा। जैसे साक्षी सहकारी बैंक, ये हमारी प्राइवेट बैंक है, गवर्नमेंट प्लस में प्राइवेट सेक्टर इसमें इंक्लूड होते हैं। अब पब्लिकेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो भी डेटा पब्लिश करते हैं। जैसे कोरोना डेथ रेट कितनी हुई, ये सब चीज़ें कितनी हुई, ये हमारे क्या होता है? पब्लिकली रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। दूसरी बात, पब्लिकेशन कमर्शियल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो पब्लिश करती है, कमर्शियल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे रूरल एरिया गोल्ड प्लानिंग कमीशन, हाउ मच अमाउंट ऑफ नीडेड, कहने मतलब कितने अमाउंट हमको जरूरत है प्लानिंग करने के लिए, क्या इतना पैसा जरूरत है, फाइनेंशियल के थ्रू हम देखते हैं। फुलफिल गवर्नमेंट लेवल रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस कमीशन इस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट, कहने मतलब होता है कि जो रिपोर्ट्स होती हैं वो इस्टेब्लिश कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। कमेटी सी द वर्क ऑफ बैंक
एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट एंड सबमिट टू दी गवर्नमेंट। कहने का मतलब होता है जो कमेटीज होती हैं वो काम करती है बैंक में और रिपोर्ट बनाती है, रिपोर्ट बनाने के बाद वो गवर्नमेंट को देती है, तो ये पब्लिश होगी। कहने का मतलब ये सारी चीज़ें पब्लिश हो जाएंगी। इंटरनेशनल पब्लिकेशन, CNBC चैनल, ये सारे चैनल जो होते हैं, CNBC CNN चैनल होते हैं, ये इंटरनेशनल पब्लिकेशन होते हैं, तो पब्लिश किए जाते हैं। जैसे अब बात करूँ मैं अनपब्लिश्ड सोर्सेज की, जो डेटा होता है प्राइवेट फर्म्स करती हैं। जैसे प्राइवेट फर्म का मतलब होता है छोटी छोटी कंपनियां हो गई, ये करेंगी, ये सब नहीं लिया जाएगा। प्राइवेट कंपनियां जो स्कूल कॉलेज में हम जो अपनी फाइल जमा करते हैं, ये सब चीज़ें होंगी, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, पब्लिश नहीं किया जाता। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट एजेंसीज ऑफ सेकेंडरी डेटा। इसमें क्या होता है, सेंसस ऑफ इंडिया, कुछ एजेंसीज जो होती हैं सेकेंडरी डेटा में इंक्लूड की जाती हैं इंपॉर्टेंट, जैसे सेंसस ऑफ इंडिया, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। सेंसस ऑफ इंडिया क्या करता है, जनगणना करता है। NSSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, RGI रजिस्टर्स जनरल ऑफ इंडिया, जो कि क्या करता है, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें बनाता है RGI। DGCIS ये क्या करता है, ये हमारे क्या होता है, डायरेक्टर्स जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक, ये सारी चीज़ें क्या करती है, पब्लिश करती हैं। सोर्स, ये सोर्स हैं, ये पब्लिश करते हैं डेटा। हम बात करेंगे किसकी, सेंसस ऑफ इंडिया। इट प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड डेमोग्राफिक रिकॉर्ड्स ऑफ पब्लिक। कहने का मतलब होता है सेंसस ऑफ इंडिया करता है, प्रोवाइड करता है क्या, हमारे रिकॉर्ड्स पॉपुलेशन का। तो पहली बार कब हुआ था, 1881 में इंडिया में, लेकिन भारत की आज़ादी के बाद 1951 में हुआ था सेंसस ऑफ इंडिया, मतलब भारत की जनगणना 1951 में हुई थी पहली बार का मतलब यहाँ पर यह है आज़ादी के पहली बार, आज़ादी से पहले 1881 में हुआ था। इन स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, दो तरीके के लेवल में होता है। पहला राज्यों के बीच में होता है, फिर कंट्री के ऊपर लिया जाता है। अगर हम ये बात करें NSSO की, तो ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1950 में। ये फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। इसका काम क्या होता है, ये कलेक्ट करता है डेटा को, एस्टिमेट टू लिटरेसी, कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग होते हैं, जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, जो काम नहीं करते, जिनको काम मिल नहीं रहा है, काम करते हैं सॉरी, काम जिनको मिल नहीं रहा है, उनका कलेक्शन करता है डेटा। ये एजुकेशन सर्विस के बारे में बात करेगा। चाइल्ड डेवलपमेंट डेटा लेता है, वीमेन एम्पावरमेंट डेटा बनाता है, स्कूल इनरोलमेंट, हम कितने चिल्ड्रन रजिस्टर हुए इन स्कूल्स में, हर साल कितने होते हैं, वो डेटा बनाता है। कौन बनाता है, हमारा NSSO। अब सर्वे की बात करेंगे हम। सर्वे में क्या होता है, ये मेथड होता है। सर्वे में क्या होता है, हम डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा को ज़्यादा इसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ का यूज़ होता है, क्वेश्चन से। हम क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, सामने वाला कुछ आंसर देगा। सर्वे में डायरेक्ट ही होता है। दो तरीके से सर्वे होता है, पहला होता है हमारा सेंसस सर्वे, दूसरा होता है सैंपल सर्वे। सेंसस सर्वे में क्या होता है, जितनी यूनिट्स होती है पॉपुलेशन की, कवर्ड बाय द कलेक्शन ऑफ डेटा। यहाँ पे कहने का मतलब होता है पॉपुलेशन में जितने भी तरीके की चीज़ें आती हैं वो सब कलेक्ट की जाती है, डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है, सेंसस सर्वे में, ठीक है। सबका डेटा हम लेते हैं, सेंसस सर्वे में सबका लेते हैं। सैंपल सर्वे में क्या होता है, हम कुछ का लेते हैं, जो NSSO करता है। इसमें क्या होता है, कलेक्ट ओनली अ पर्टिकुलर यूनिट, कुछ यूनिट्स का ले लेंगे। जैसे मान लो कि लेट सपोज 10,000 गाँव हैं, 10,000 गाँव में से हम 10,000, लेट सपोज से एक गाँव में 10,000 लोग हैं, एक गाँव में कितने 10,000 लोग हैं। अब हम 10,000 लोगों के पास तो जाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, गांव के जो प्रधान होगा डायरेक्ट उसके पास ही जाएंगे, गांव का जो प्रधान होगा उसके पास जाएंगे, उससे कहेंगे तुम बताओ कि इसकी यहाँ पर क्या क्या चीज़ की दिक्कत है। हम डायरेक्ट तो जाने, क्या बोलेंगे, सैंपल सर्वे। अब बात करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में क्या आता है, ये क्या होता है, टेक्स्ट ऑन डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन टेक्स्ट। प्रेजेंटेशन डेटा को प्रेजेंट किस तरीके से, टेक्स्ट की फॉर्म में। टेक्स्ट की फॉर्म का मतलब होता है कि इस तरीके से लिखा होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा होता है, इस तरीके से लिखा होता है, लाइन की फॉर्म लिखा होता है। टेबलर का मतलब होता है टेबल के उसमें बना देते हैं, कि ऐसे टेबल बना देते हैं कि लेट सपोज यहाँ पे मेल ले लिया हमने, यहाँ पे फीमेल ले लिया। अब मेल में कितने एजुकेटेड है और अनएजुकेटेड कितने हैं, फीमेल में एजुकेटेड कितने हैं, अनएजुकेटेड कितने हैं, इस तरीके से टेबल फॉर्म में ले लेते हैं। डायग्राम के थ्रू बनाते हैं कि अब इतने मेल में इतने लोग एजुकेटेड है, फीमेल में इतने लोग एजुकेटेड है, इस तरीके से इसको बार ग्राम, डायग्राम, लाइन ग्राफ के थ्रू हम समझाते हैं।
हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब कुछ हम स्टैटिस्टिक में डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में एक्सप्लेन करके बात करेंगे। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, कंप्रोमाइज करते हैं किसको, क्लासीफाई करते हैं रो डेटा इनटू क्वांटिटी वैल्यू। इट इज द मेथड रिप्रेजेंटेटिव स्टैटिकल सीरीज। कहने का मतलब यहाँ पता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, क्वांटिटी वैल्यू को लेते हैं, कंपेयर करते हैं और क्वांटिटी वैल्यू को लेते हैं। जो रो डेटा होता है इनटू क्वांटिटी वैल्यू मेथड होता है स्टैटिकल सीरीज का। यहाँ पे 5 तरीके की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आती है। फ्रीक्वेंसी, क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास लिमिट्स, क्लास विड्थ, क्लास विड्थ पॉइंट। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, इट रेफर्स टू अ नंबर ऑफ टाइम्स फॉर अ वैल्यू ऑफ सीरीज। कहने मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि हमारा कोई नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। अब क्लास फ्रीक्वेंसी की बात करें, नंबर ऑफ डेटा पर्टिकुलर क्लास का मतलब होता है, क्लास फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जो नंबर, कितने नंबर हम टाइम्स कर रहे हैं पर्टिकुलर क्लास के बारे में बात करेंगे। जैसे ए डेटा चाइल्ड लेबर, इफ़ वी ओनली डिस्कस एज बिटवीन 10 से 14। कहने मतलब होता है हम क्लास के बारे में बात करेंगे कि इस एज से इस चीज़ 10 से लेकर 14 के बच्चे कितने हैं इस क्लास में, इसके बारे में करेंगे। क्लास लिमिट्स, क्लास लिमिट्स के क्या होता है, 2 एक्सट्रीम वैल्यू लेते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। जैसे 10 से 20 के बारे में बात करें, लोअर लिमिट 10 है और अपर लिमिट कितना हो गया, जिसका हाई लिमिट कितना हो गया 20। इन दोनों के बीच को जो बोलेंगे क्लास इंटरवल बोलेंगे। अगर क्लास लिमिट्स के बारे में बात करें, इट इज ए डिफरेंस ऑफ अपर क्लास लिमिट्स एंड लोअर लिमिट क्लास लिमिट्स के बारे में बात करेंगे। डिफरेंस की कहने का मतलब होता है इन दोनों क्लास के बीच 15 और 29 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 14 का, इसको बोलेंगे क्लास विड्थ। अब क्लास मिड पॉइंट के बारे में बात करें, जैसे अपर और लोअर के बिल्कुल बीच में कितने लोग आते हैं, इस बारे में बात करेंगे। ओके, अब बात करेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, ऐसी फ्रीक्वेंसी की ग्रुप रिप्रेजेंटेशन एज ए परसेंटेज की बात करेंगे, कितना परसेंटेज हमारे पास पॉपुलेशन है, कितने परसेंट हमारा फ्रीक्वेंसी, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कहने का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ग्रुप जितने हमारे डिस्ट्रीब्यूशन हुए उसके ग्रुप कितने हैं, मल्टीप्लाई में 100 हम ये देखेंगे। अब सेंटर टेंडेंसी की बात करें, सेंटर टेंडेंसी होता है, ये एक अच्छा मेजर होता है किसका, सेंटर टेंडेंसी, गुड अच्छा मेजर होता है सेंटर टेंडेंसी। इसका में क्या होता है, रिगिडली डिफाइन, मतलब इसमें एक्यूरेट नहीं आता, ओनली प्रिडिक्ट किया जाता है, ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजी वे में। ऑल जितने भी गिवन डेटा उसके ऊपर में बेस होता है। फर्दर मैथमेटिकल ऑपरेशन, इससे हम क्या कर सकते हैं, हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर, मैथमेटिक तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हम बात करें मैथमेटिकल मेजर्स की, तो अर्थमेटिक मीन में कितने आते हैं, सिंपल और वेट मेथड। अगर सिंपल अर्थमेटिक मीन की बात करें, अगर हम सिंपल अर्थमेटिक मीन की बात करें तो उसमें क्या होता है, कॉमनली यूज किस में किया जाता है, कलेक्शन ऑफ सेंटर टेंडेंसी कलेक्ट किया जाता है। सम जितने ऑब्जर्वेशन को सम कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं, जितने टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे रिपोर्ट्स लेट सपोज 1 2 3 4 5 है, हम सबको जोड़ लेंगे, कितना आएगा, 5 और 9, 9 और 3 12, 12 2 14, 14 और 1 15। यहाँ पे कहने का मतलब है 15 हमारा कलेक्शन आ गया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम हो गया इसका, कितने हैं टोटल, ऑल ऑब्जर्वेशन, सारी ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5, 1 2 3 4 5 हो गई, डिवाइड कर लेंगे, 3 आ गया। यह मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ SAM, सिंपल अर्थमेटिक मीन, 3 तरह की होता है। पहला डायरेक्ट, अज्यूम्ड, और तीसरा क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड। पहले बात करेंगे डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, 2 तरीके से आता है, इंडिविजुअल सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। अगर हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जितने हमारे पास टोटल नंबर हैं उन टोटल नंबर को जोड़ लेते हैं। जैसे एग्जांपल 15 35 55 95, 4 हमारे पास नंबर है, तो 4 नंबर नीचे आ गए, टोटल नंबर 4 है, इन सबको जोड़ने के बाद कितना है, इतना। अब कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है कि हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं, जैसे ABC, इसमें बॉयज़ हैं 2 6 5,
कितने मार्क्स आए हैं, 2 बच्चों के मार्क्स आए 50, 6 बच्चों के मार्क्स आए 15, 3 बच्चों के मार्क्स आए 10। अब फ्रिक्वेंसी में कहता है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे यहाँ पर है, और डिवाइड बाय 9 कितना आया कि बॉयज टोटल कितने हैं 9। अब अज्यूम के अंदर क्या होता है, हम अज्यूम करते हैं एक नंबर, और कंटिन्यूस में भी क्या होता है हमारे पास, कंटिन्यूस में हम क्या ले जाते हैं, फ्रिक्वेंसी लेके जाते हैं। उसी तरीके से स्टेप डेविएशन मेथड भी होता है। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है कि हम आइटा लेते हैं C। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। और आज की वीडियो के साथ साथ अब हमारा यूपीपीजीटी टीजीटी इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी खत्म होता है। मैं आपको इस वीडियो में सारे क्लास की PDF दे दूंगा। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। थैंक यू।